शुरू है सर। शुरू करें सर। नमस्कार दोस्तों, विनर चॉइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान विषय के अंदर राजस्थान परिचय की ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। आज की जो हमारी कक्षा है उसकी शुरुआत हम करते हैं कि मायूस न होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस न होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की जो हमारी कक्षा है हम राजस्थान के परिचय की शुरुआत करते हैं। तो आज की कक्षा में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे कि राजस्थान के परिचय में हम आज कौन कौन से विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ में राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के परिचय की। दोस्तों, ये जो आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है, ये इस मैप के अंतर्गत हम राजस्थान के भौगोलिक परिचय के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है कि आज की कक्षा में हम कौन से विषय वस्तुओं के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान का परिचय। और राजस्थान के परिचय के अंतर्गत हम कौन कौन सी विषय वस्तुओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान के अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के बाद में अगर हम चर्चा करें तो हम बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी बिंदु की, राजस्थान के पूर्वी बिंदु की, राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की। इसके बाद में हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ में ये जो आपको मैप नजर आ रहा है, इस मैप के अंतर्गत अगर हम देखें, इस मैप के अंतर्गत अगर हम इस विषय वस्तु के बारे में देखें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक राजस्थान के दक्षिणी बिंदु से होते हुए एक अक्षांश रेखा गुजरती है। एक राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र से होते हुए अक्षांश रेखा गुजरती है। आपको ध्यान में रखना है अक्षांश रेखाएं कहते किसे। सभी विद्यार्थी एक बार बताएंगे अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार से हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग से एक रेखा खींची गई जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाले जितनी भी जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। और आपको अगर परिभाषा के रूप में देखना हो तो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के याम्योत्तर, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के याम्योत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं हमें जलवायु का बोध कराती है। अक्षांश रेखाएं हमें जलवायु का बोध कराती है। उसी प्रकार से अगर देशांतर रेखाओं के बारे में देखें तो आपको ध्यान में रखना है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और देशांतर रेखाएं हमें समय का बोध कराता है। देशांतर रेखाएं हमें समय का बोध कराती है। दोस्तों, आपको ध्यान में ये रखना है कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं सम्मिलित रूप से हमें स्थिति विशेष का बोध कराती है। अक्षांश व देशांतर रेखाएं हमें
सम्मिलित रूप से स्थिति विशेष का बोध कराती है। एक, जब हम विश्व भूगोल के बारे में चर्चाएं करेंगे तो निश्चित तौर से मैं आपको एक बिंदु पढ़ाऊंगा जिसके हम अक्षांश व देशांतरीय जो रेखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कितने डिग्री अक्षांश या अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कितने इनके मध्य की दूरी होती है, वो सारी हम चर्चाएं हैं जो आगे की कक्षा में करेंगे। आज जो नॉर्मल हम अक्षांश, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे उसमें आपको पता होना चाहिए अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के याम्योत्तर, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के याम्योत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। संपूर्ण अगर पृथ्वी की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर 90 अक्षांश है और दक्षिण में भी 90 अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, तो नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम बात करें तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु है उत्तरी ध्रुव और ये बिंदु है दक्षिणी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इस प्रकार से कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, देशांतर जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हमें समय का बोध कराती है। संपूर्ण पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो संपूर्ण पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या 360 है। आपको ध्यान में ये रखना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है मध्यवर्ती भाग से जो गुजरती है इसे विश्व की मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा व जीटीएम रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब ये चीजें हमने क्यों पढ़ी है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि जब हम राजस्थान की स्थिति विशेष के बारे में चर्चा करेंगे तो सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान ग्लोब पर कौन से देशांतर में या कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो भारत देश है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा जो भारत है, संपूर्ण भारत है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। दोस्तों, राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति है वो उत्तर से उत्तर, क्योंकि ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर से उत्तर वे देशांतरी स्थिति दक्षिण से दक्षिण की तरफ, देशांतरी स्थिति पूर्व से पूर्व की तरफ चलेगी। आपको अगर पूछे कि राजस्थान पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में स्थित है तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी पर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर भारत की अगर हम बात करें तो ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान है जो अवस्थित है। तो इससे जब हम आगे की चर्चा करें तो दोस्तों ये जो राजस्थान का मैप है, मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये वाला जो बिंदु है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम देशांतरीय स्थिति के बारे में चर्चा करें तो यहां से जो देशांतरीय स्थिति है राजस्थान के जैसलमेर जिले को टच करते हुए निकलती है एक रेखा गुजरती है आपके धौलपुर जिले को टच करते हुए। तो आपको ध्यान में रखना है जो राजस्थान का यहां पर जो देशांतर है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजस्थान के इस देशांतर की तो 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है राजस्थान की अक्षांशीय जो विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, इस अक्षांशीय विस्तार के अंदर कितने डिग्री का अंतर है। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो देखो देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, और अक्षांशीय की अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है 9 डिग्री
07 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट व इसकी बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 7 डिग्री 09 मिनट, ये ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो देशांत अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 09 मिनट। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पड़ा है। एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं। तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अक्षांश राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरते हैं, कौन से देशांतर राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरते हैं। और राजस्थान में कर्क रेखा के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अगर हम कर्क रेखा के बारे में चर्चाएं करें तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान से जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा होते हुए गुजरती है। राजस्थान से 23.5 डिग्री, कितने डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा वो रेखा है जिस रेखा पर, जैसे ये ग्लोब बना रखा है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस ग्लोब के ऊपर अगर देखें तो यहां से एक रेखा गुजरती है, हम मान लेते हैं ये वाली रेखा, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा? उत्तरी अक्षांश रेखा। दोस्तों ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आपको ध्यान में रखना है कि इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम है माही नदी। आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि माही नदी जो है, इस नदी का उद्गम अमरोरू की पहाड़ियां महंद झील मध्य प्रदेश से होता है। 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है। तो इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, राजस्थान में आप बताएंगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको। इस नदी के बारे में अगर देखें तो इस नदी को राजस्थान की कांगो के नाम से जानते हैं। इस नदी को वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, उल्टे यू आकार की नदी, अनेक नामों से जाना जाता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो 21 मार्च को सीधी चमकती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? आजकल जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें कई प्रकार के जो प्रश्नों के ट्रेंड है वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक प्रश्न इसमें इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो रेखाएं हैं कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों पर, कौन से जिलों में सूर्य की किरणें सीधी चमकती है और कौन से जिलों में राजस्थान में तिरछी चमकती है। तो आपको ध्यान में रखना है जिन क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजरती है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी चमकना प्रारंभ करेगी। दोस्तों आपको मैंने अभी पूछा था, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि माही नदी की राजस्थान में जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर है। राजस्थान में माही नदी की लंबाई जो है वो 171 किलोमीटर है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो देखो ये जो हमारी कर्क रेखा है, ये जो हमारी कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के संदर्भ में अगर देखें तो आपको ध्यान में रखना है कर्क रेखा राजस्थान से 26 किलोमीटर गुजरती है। ये जो डूंगरपुर दे रखा है, डूंगरपुर से 1 किमी, डूंगरपुर से 1 किमी और बांसवाड़ा से 25 किमी गुजरती है, और कुल इसकी जो लंबाई है वो आपको ध्यान में रखना है 26 किलोमीटर। राजस्थान से जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई 26 किलोमीटर। चलो हम आगे इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगर हम चर्चा करें, इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार देख लिए, कितने डिग्री इनके बीच में अंतर है, किस प्रकार से इनके बीच में जो रेखाएं हैं वो खींची गई है। अगर हम बात करें आगे की बिंदुओं के बारे में, दोस्तों इसके बाद में हम अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति के बाद में अगर देखें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से हमारे राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से हमारे राजस्थान का मैप है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये जो राजस्थान का मैप है, इस मैप के संदर्भ में
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आगामी जितनी भी कक्षाएं हैं हम निश्चित तौर से आपके सारी की सारी मैप के आधार पर पढ़ेंगे और रोज आपको लाइव कक्षा मिलेगी। तो निश्चित तौर से आप धैर्य बनाए रखें। आपकी भर्ती परीक्षा तक हम निश्चित तौर से इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी विषय वस्तु आपको समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। देखो ये जो राजस्थान का मैप है थोड़ा छोटा बनाया है हमने, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो है वो हमें लिखनी है। आपको देखो दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हमने पढ़ी है। अब इसके संदर्भ में अगर देखें तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। दोस्तों इसी संदर्भ में अगर देखें तो देखो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ऊपर की आकृति जो बनी हुई है, एक बार आप सभी विद्यार्थी देखेंगे एक कोण के समान बनी हुई है। निश्चित तौर से ये किसके समान बनी हुई है, कोण के समान बनी हुई है। और कोण के समान अगर बनी हुई है तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है कि ये जिला है श्री गंगानगर। कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। दोस्तों ये जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर का पहले नाम रामपुर हुआ करता था, उसके बाद में श्री गंगानगर किया गया। प्राचीन समय में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश के नाम से भी जानते थे। इसके बाद में अगर देखें तो श्री गंगानगर की तहसील है श्री गंगानगर, यानी श्री गंगानगर की तहसील भी कौन सी है दोस्तों, गंगानगर। और श्री गंगानगर की जो तहसील है गंगानगर, इसी का एक गांव है कोणा गांव। अभी मैंने आपको बताया था कि किसके समान है, कोण के समान है, एक कोणे के समान है, इसीलिए राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव है। इसके बाद में अगर देखें तो उत्तरी बिंदु देख लिया, दक्षिणी बिंदु अगर देखें तो ये जो दक्षिणी बिंदु है आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है वो बांसवाड़ा। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। जिला कौन सा है दोस्तों, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जिले की कौन सी तहसील, तो आपको ध्यान में रखना है कुशलगढ़ तहसील। एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे कौन सी तहसील, वो है कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील का एक गांव है बोरकुंडा गांव। दोस्तों बोरखेड़ा अलग है, बोरकुंडा अलग है, बोरकुंडा गांव राजस्थान का। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम बोर करते हैं, कोई ट्यूबवेल खुदवाते हैं, बोर करते हैं तो नीचे की तरफ जाता है। निश्चित तौर से कई बार विद्यार्थी कक्ष में बैठने के बाद भूल जाते हैं कि गुरुजी ने बोरकुंडा गांव कहां पर बताया था। तो बोर जब करते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं, तो निश्चित तौर से राजस्थान का जो नीचे वाला दक्षिणी भाग है वो कौन सा होगा, बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। अब अगर दोस्तों हम बात करें, ये इसके साथ साथ में मैं आपको भारत के संदर्भ में भी बता देता हूं। दोस्तों भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है, हम यहाँ छोटा सा मैप बना लेते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से हम जब साथ साथ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो अलग से देखने को मिलेगी और तुलनात्मक जो अध्ययन है वो आसानी से हम कर पाते हैं। इस प्रकार से हम जो भारत का जो मैप है वो कुछ जो भाग है वो बना रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से जो हमारे भारत का मैप है, दोस्तों आपको ध्यान में रखना, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यह है पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर का, पीओ के पाक अधिकृत कश्मीर का इंदिराकोल। यह है पाक अधिकृत कश्मीर का इंदिराकोल। आपको ध्यान में रखना है, जब भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है, किसी को कॉल करना होता है तो हम छत पे चढ़ते हैं निश्चित तौर से। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो भी है इंदिराकोल। अगर आपको इसी के संदर्भ में पूछे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और भारत का सुदूर अगर दक्षिणी क्षेत्र के बारे में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है इंदिरा पॉइंट। सुदूर दक्षिण में अगर पूछे तो वो है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसी इंदिरा पॉइंट को पिगहेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, पिगहेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणी बिंदु है। उसी प्रकार से अगर हम देखें भारत का पूर्वी बिंदु तो आपको ध्यान में रखना है किबुथु, किबुथु या वालागू। एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे, किबुथु या वालागू है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें, भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुजरात का सर्किक, सर्किक या
गोरी माता सरकिकिया गोरी माता मंदिर गुजरात, सरकिकिया गोरी माता मंदिर गुजरात। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के विषय में, किसके विषय में? राजस्थान के विषय में। तो राजस्थान प्रदेश की बात कर रहे थे, तो राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है, आपको ध्यान में रखना, राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है वो जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? धौलपुर। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील, तहसील कौन सी है दोस्तों? राजाखेड़ा तहसील। और मैं ये जो गांव का नाम है वो यहां लिख रहा हूं, निश्चित तौर से आप ध्यान देंगे। ये जो यहाँ पे गांव का नाम, इसका देखो सिलावट या सिलोन गांव, सिलोन या कई बार सिलावट भी आता है, सिलोन या सिलावट गांव जो है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। दोस्तों अगर हम इस बिंदु की बात करें, राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें, तो राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है, राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिला। आपको ध्यान में रखना है, कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। और निश्चित तौर से आपको पता होगा जैसलमेर जो जिला है, जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अर्धगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। तो आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले का गांव तहसील है सम तहसील। एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, तहसील है सम तहसील और गांव है कटरा गांव। गांव कौन सा है? कटरा गांव। दोस्तों सम तहसील राजस्थान का वो क्षेत्र है जहां पर पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है, बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। तो राजस्थान का पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है जैसलमेर। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब देखो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखो ये तो हमने चीज पढ़ ली है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई के बारे में चर्चा करें, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। इनके बीच में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। निश्चित तौर से कई बार विद्यार्थियों को पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर और दक्षिण की जो दूरियां हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दूरियों में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इनके बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। अगर हम भारत के संदर्भ में पूछे तो दोस्तों ध्यान में आपको रखना है कि ये जो दूरी है 3214 किलोमीटर। एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे कितने किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की अगर बात, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। निश्चित तौर से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, दोनों के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये चीजें तो हमने पढ़ ली। अब एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें और है कि उत्तर दिशा हमने पढ़ी है, दक्षिण दिशा हमने पढ़ी है, दक्षिणी बिंदु पढ़ा है, पूर्वी बिंदु पढ़ा है और ये पश्चिमी बिंदु पढ़ा है। लेकिन इनके अलावा एक देखो ये बिंदु भी है, एक इस प्रकार से ये बिंदु भी है, ठीक है, इस प्रकार से ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का उत्तर पूर्व का जो बिंदु है वो है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। और वो कौन सा है मैं यहां लिख देता हूं, उत्तर पूर्व बिंदु। उत्तर पूर्व बिंदु आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्व बिंदु की अगर बात करें तो झालरा पाटन, झालरा पाटन ये कौन सा बिंदु है? तो दक्षिण पूर्वी बिंदु है। दोस्तों अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम की तो ये है माउंट आबू, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की तो ये है आपके देशनोक, देशनोक। आपको ध्यान में रखना है देशनोक में करणी माता का मंदिर स्थित है, देशनोक में चूहों वाली देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। तो देशनोक में, देशनोक जो क्षेत्र है वो आ गया। तो ये जो हमने चीजें पढ़ी है एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय अगर स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो दोस्तों राजस्थान की जो अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है उसको आपको ध्यान में रखना है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। अगर हम बात करें देशांतरीय स्थिति के बारे में, तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है और अक्षांशीय विस्तार में 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। दोस्तों हमने उत्तरी बिंदु के बारे में बात की थी, श्री गंगानगर जिला, गंगानगर तहसील का कोणा गांव, क्योंकि कोण की आकृति का है, सीधा सा ध्यान रखना कोण की आकृति का। दक्षिण के अगर बारे में बात करें तो बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंडा गांव। हम बोर करते हैं तो नीचे की तरफ पाइप बिठाते हैं, निश्चित तौर से ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें धौलपुर जिले की सिलोन या सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, निश्चित तौर से जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव, जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव। इसके बाद में अगर हम देखें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 869 किलोमीटर, और इनके बीच की जो दूरी है वो बीच की दूरी है आपके 43 किलोमीटर। राजस्थान के बारे में दोस्तों, ये जो भूमि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये वीर पुरुषों की भूमि है, वीर पुरुषों की भूमि है। जैसा कि कई जो विद्यार्थी हैं उन्होंने वो पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान को संपूर्ण भौतिक प्रदेशों में कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों अगली जो कक्षा हमारी होगी वो ये परिचय के बाद में भौतिक प्रदेश ही पढ़ते हैं। बीच में मैं आपको एक बार बता देता हूं, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक बार में बीच में जो आपके प्रेम जी ने पूछा है कि सर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से? सबसे पहले हम थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में अरावली प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में पूर्व के मैदानी प्रदेशों के बारे में चर्चा करते हैं, और फिर आपके पठारी दक्षिण पूर्व के पठारी प्रदेशों के बारे में। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है उन्हें 4 भागों में पढ़ते हैं, और जो शुष्क मरुस्थल है उन्हें 2 भागों में पढ़ते हैं। जो 2 भाग है उनमें एक हम पढ़ते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक पढ़ते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जो हम अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ते हैं 4 भागों में, पहला पढ़ते हैं गगर का मैदानी प्रदेश, दूसरा पढ़ते हैं शेखावाटी प्रदेश, तीसरा पढ़ते हैं नागौरी उच्च भूमि, और चौथा पढ़ते हैं गोंडवाना प्रदेश। अरावली के बारे में बात करें तो अरावली को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। अगर हम पूर्व के मैदानी प्रदेशों को पढ़ेंगे 4 भागों में, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। हम भौतिक प्रदेशों में पठारों को अगर बात करें तो पठारों को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, हाड़ौती का पठार और विंध्यन कगार भूमि। चलते आगे, किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप निश्चित तौर से बेझिझक पूछ सकते हो। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों हमने ये चीजें पढ़ ली है। राजस्थान का उत्तर पूर्वी बिंदु सरिस्का है, दक्षिण पूर्वी बिंदु झालरापाटन है, दक्षिण पश्चिमी बिंदु माउंट आबू है, और उत्तर पश्चिमी जो बिंदु है वो देशनोक है। निश्चित तौर से आपको ये विषय वस्तु समझ में आई होगी। आगे की जब चर्चा करें, यहां तक सभी विद्यार्थियों को आशा करते हैं कि समझ में आई होगी। दोस्तों मैं आपको बता रहा था ये राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। इस राजस्थान के बारे में कहा गया है कि इणरो इतिहास अनूठो है, इणरो इतिहास अनूठो है, चारों कुंटा चावी ने ठावी, इणरो इतिहास अनूठो है, चारी कुंटा चावी ने ठावी, आ राजस्थानी भाषा है। कि इस राजस्थान प्रदेश का इस पूरे हिंदुस्तान में अलग ही अनूठी एक विशेषता है। तो निश्चित तौर से अगर हम आगे की चर्चा करें तो ये इन बिंदुओं के बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर से ध्यान में रखना है कि अगला बिंदु कौन सा होगा। तो हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में पढ़ा है, भारत के संदर्भ में पढ़ा है। तो पहला जो हमने लिया था अक्षांश और देशांतरीय स्थिति, वो हमने पढ़ ली है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पढ़ ली है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पढ़ ली है, उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु के बारे में पढ़ ली है। निश्चित तौर से हमारी जो आपकी और हमारी जो क्लासेज है विनर चॉइस, इसमें आप सभी का स्वागत है। निश्चित तौर से हाईकोर्ट एलडीसी का बहुत ही भव्य तरीके से हमने ऑफलाइन बेंच की शुरुआत की है, और सुबह से लेकर शाम तक राजस्थान में, मेरे हिसाब से राजस्थान में एकमात्र ऐसी कोचिंग संस्थान जिसमें विद्यार्थियों की सफलता की संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में सुबह
8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक नॉर्मल से नॉर्मल विषय वस्तु से लेकर टाइपिंग, हर प्रकार की जो विषय वस्तु है आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। तो निश्चित तौर से आप पधारें। एक बार सभी विद्यार्थी जो है, जो हाईकोर्ट, एलडीसी या किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे कोचिंग संस्थान में पधारें। निश्चित तौर से आपको सफलता की तरफ लेकर चलेंगे। आप और हमारा जो साथ रहा तो निश्चित तौर से बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो हम लेंगे। तो आप एक बार हमारे कैंप्स में पधारे। निश्चित तौर से आप ऑफलाइन जो कक्षा है वो लेके देखें। ऑनलाइन हम आपके साथ में बने रहेंगे निश्चित तौर से, लेकिन आप ऑफलाइन भी एक बार पधारें और आप यहाँ पे हमारी कक्षा लें। तो आगे की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो हमने जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा की है, कौन कौन से बिंदु की है, हमने देखो राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ा है। मैंने आपको राजस्थान का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में बताया। अब इसके अलावा हम राजस्थान के संदर्भ में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो बिंदु है वो आता है राजस्थान की सीमाओं के बारे में। दोस्तों वो बिंदु आता है राजस्थान की सीमाओं के बारे में। तो हम निश्चित तौर से बिना समय गंवाए हम राजस्थान की सीमाओं की तरफ चलते हैं। आप सभी विद्यार्थी कक्षा कक्ष में बने रहे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहे। निश्चित तौर से आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां जो है वो हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। देखो ये राजस्थान का मैप है, छोटा बनाया है क्योंकि बहुत सारी हमें चीजें भी लिखनी है। देखो कौन कौन सी तो आगे अगर देखें तो देखो राजस्थान की सीमाओं के बारे में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई प्रदेश है तो निश्चित तौर से उसकी सीमाएं जरूर होगी। कोई प्रदेश है तो निश्चित तौर से उसकी सीमाएं जरूर होगी। सीमाएं प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। सीमाएं निश्चित तौर से 2 प्रकार की होती है। और 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सीमाएं जो है, एक होती है जलीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। मैंने अभी बताया था कि हम राजस्थान और भारत के विषय में साथ साथ चर्चा करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक भारत का जो छोटा मैप है वो भी बनाते हैं और निश्चित तौर से हम दोनों के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो भारत का मैप है, ये जो भारत का मैप है, इस मैप में भी मैं आपको साथ साथ में बहुत कुछ जानकारियां जो है वो देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये जो हम भारत का मैप बनाया है, अब देखो 2 प्रकार की सीमाएं होती है। किसी भी प्रदेश की कितने प्रकार की सीमाएं होती है, 2 प्रकार की। या तो वो सीमा जलीय सीमा है या वो सीमा स्थलीय सीमा है। या तो वो स्थलीय सीमा है वो या जलीय सीमा है। कुछ विद्यार्थी जो है वो बता रहे हैं गुरुजी हम बाड़मेर से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप बाड़मेर से ऑनलाइन कक्षा भी ले सकते हो और हमारी जो कोचिंग संस्थान है, हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके लिए प्ले स्टोर पे ऐप भी निश्चित तौर से, तो आप कुछ मिनिमम प्राइस के साथ में हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं सभी ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको निश्चित तौर से आगे की जो प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आप शामिल हो सकते हो। दोस्तों अगर हम इसके बाद में देखें तो सभी विद्यार्थी एक बार कक्षा में उपस्थित होंगे। इसमें अगर देखें तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है 2 प्रकार की सीमाएं होती है। मैंने आपको बताया 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन से, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। भारत के संदर्भ में देखें तो दोस्तों भारत में यहाँ पर जो प्रदेश है, इस प्रदेश का नाम है गुजरात। आपको कई बार सुना होगा, ये खुशबू है गुजरात की, यहाँ रहते हैं बबर शेर। ये खुशबू है गुजरात की, यहाँ रहते हैं बबर शेर। और निश्चित तौर से या तो गुजरात में बबर शेर रहते हैं और आप या जो बहादुर लोग हैं उनके बारे में कहा गया है गुजरात। और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है ये कौन सा प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। दोस्तों गुजरात से लेकर अगर हम बात करें, ये वाला जितना भी क्षेत्र है, ये वाला जितना भी क्षेत्र है इसे हम स्थलीय भूमि के नाम से जानते हैं। ये वाला जितना भी क्षेत्र है इसे हम स्थलीय भूमि के नाम से जानते हैं। और ये जो स्थलीय भूमि है ये 15,200 किलोमीटर है। सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है कितने किलोमीटर, तो 15,200 किलोमीटर। दोस्तों जिस समय हम भारत के परिचय के बारे में पढ़ेंगे निश्चित तौर से मैं आपको एक एक जिले के बारे में, एक एक जिलों में, राज्यों में जिलों के बारे में हर प्रकार की विशेष तौर की जो जानकारी है वो देते हुए चलूंगा। निश्चित तौर से हम आज राजस्थान के परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे कई प्रकार के विद्यार्थी है वो अभी 12th की है
उनको इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए साथ साथ में अगर हम पढ़े तो निश्चित तौर से हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो कौन कौन सी सीमाएं हैं, अगर हम बात करें तो यहां पर ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है। यहां से लेकर अगर हम इस रेखा की बात करें तो यह है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, रेड क्लिफ रेखा की जो संपूर्ण लंबाई है नए तथ्यों के अनुसार 3323 किलोमीटर है, पुराने तथ्यों के अनुसार 3310 किलोमीटर है। दोस्तों आपको ध्यान में और क्या क्या चीजें रखनी है कि रेड क्लिफ जो रेखा है, इस रेखा का निर्धारण सर साइमन रेड क्लिफ ने, इंग्लैंड के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे सर साइमन रेड क्लिफ, जो अंग्रेज थे। अंग्रेज हमारे देश को, हमारे जो महान क्रांतिकारी वीर थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके अथक प्रयासों से, सुभाष चंद्र बोस अथक प्रयासों से हमारे देश को आजादी मिली। दोस्तों जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए, आजाद करके गए, तो उनकी कभी भी मंशा ये नहीं थी कि हम शांति से रहे। उनका निश्चित तौर से ये प्रयास था कि इस अखंड भारत को, जिस अखंड भारत के लिए ऋषि मुनियों ने और अनेक प्रकार के महापुरुषों ने अपने जीवन तक को बलिदान दिया है, उस भूमि को हम अलग अलग भागों में बांट दें। लेकिन हमारे कई जो शिक्षाविद लोग थे, अच्छे लोग थे, उनके प्रयास से इस अखंड भूमि को तोड़ने में वो नाकाम रहे। और इसके लिए कुछ कहावत कही गई है कि जो भरा नहीं बाहों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें भारत देश या स्वदेश का प्यार नहीं, भारत देश या स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का जब निर्धारण किया गया तो मैं आपको बताऊंगा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करने के लिए इंग्लैंड के एक बहुत बड़े वकील थे जिनका नाम था सर साइमन रेड क्लिफ। क्या नाम था? सर साइमन रेड क्लिफ। तो सर साइमन जो रेड क्लिफ थे वो इंग्लैंड के वकील थे। यहां से अंग्रेज सरकार ने उनको पत्र भेजा कि साइमन जी आपको भारत का विभाजन करना है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना है। तो साइमन ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी भारत और पाकिस्तान का नक्शा तक नहीं देखा, मैप तक नहीं देखा है, और आप मेरे को इसके विभाजन के बारे में बता रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं आपको ही करना है। तो सर साइमन रेड क्लिफ यहाँ आए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया और दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा किया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संपत्ति के बंटवारे में 80:20 का अनुपात रखा गया। 80:20, 80% संसाधन भारत की तरफ रहेंगे और 20% संसाधन है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास में जाएंगे। तो इस रेखा का निर्धारण, कब हम अपने विषय के ऊपर आते हैं, इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त सन 1947 को रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया। 3323 या 3310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें इसके बाद में ढूंढ रेखा की, तो दोस्तों ढूंढ रेखा जो है वो मूल रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, मूल रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1896 के अंदर इस रेखा का निर्धारण किया गया। यह भारत के पीओके और अफगानिस्तान के बीच में भी स्थित है। 106 से 80 से 106 किलोमीटर के बीच में इसकी जो दूरी है वो बताई जाती है। इसके बाद में हमने मैकमोहन रेखा, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, मैकमोहन रेखा की जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच में ये रेखा निर्धारित है। और इस रेखा के बारे में अगर पढ़े तो 27 अप्रैल सन 1914 को इस रेखा का निर्धारण किया गया था। राज्यों के बारे में मैं आपको जब परिचय के बारे में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हम आपको बहुत ही विस्तार से चीजें बताएंगे। उसके बाद में और भी रेखाएं हैं जिनमें नेपाल की है, नेपाल की अगर बात करें, उसके बाद में भूटान की है, फिर म्यांमार की है, फिर बांग्लादेश की। सबसे कम स्वतंत्र भारत की सबसे कम जो रेखा है वो है भूटान के साथ में। अगर आपको पूछे भारत की सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा तो वो अफगानिस्तान के साथ में अगर स्वतंत्र आ जाए तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भूटान के साथ में है। सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत की है वो बांग्लादेश के साथ में 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। दोस्तों अब भारत के विषय में हम चर्चा करते हैं। अब ये जो दूरी है निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है, ये जो दूरी है ये है भारत की तटीय सीमा। कौन सी सीमा? भारत की तटीय सीमा। और भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है? आपको ध्यान में रखना, भारत की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। दोस्तों भारत की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण अगर जलीय सीमा पूछे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम साथ में ले लेते हैं, लक्षद्वीप को भी साथ में ले लेते हैं। आप सभी विद्यार्थी बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है। तो लक्षद्वीप को साथ में ले लेते हैं। ये जो अगर संपूर्ण सीमा के बारे में देखें तो ये संपूर्ण सीमा रहती है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है जलीय सीमा पर, तटीय जलीय सीमा पर भारत के 9 राज्य अवस्थित है। दोस्तों आप लोगों ने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। आप बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। इसके बाद में अगर देखें तो हम राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको जब मैं बताऊं राजस्थान के, अगर मैं आपको कहूं कि राजस्थान के चारों ओर आपको एक चक्कर लगाना है, राजस्थान के चारों ओर क्या लगाना है, चक्कर लगाना है, तो निश्चित तौर से आप कहेंगे कि गुरुजी हमें ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी इस चक्कर लगाने में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इस दूरी को तय करने में आपको जो इस चारों ओर की जो दूरी है इसको तय करने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो 5,920 किलोमीटर। दोस्तों कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 5,920 किलोमीटर। साधारण शब्दों में अगर कहें तो राजस्थान की संपूर्ण सीमा की जो लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर। एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कितने किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। अब अगर मैं आपको कहूं कि 5,920 किलोमीटर में से आपको कुछ जो दूरी है वो बड़ी सजगता के साथ में तय करनी पड़ेगी। अगर सजगता के नहीं बरती तो हो सकता है आप पूरी दूरी तय कर पाओ ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी लगती है, वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जिसका निर्धारण इंग्लैंड के जाने माने वकील सर साइमन रेडक्लिफ ने किया था। तो देखो किस प्रकार से लगती है। देखो हम विस्तार से नोट्स जो है वो निश्चित रूप से बनाएंगे। और ये स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा, राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती है, राजस्थान की कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती है। कई विद्यार्थी जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई राजस्थान की कोई स्थलीय जलीय सीमा, तो राजस्थान में दोस्तों जलीय सीमा लगेगी कहां से। हमारे यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है कि इन धरारे माई ने खून सस्तो और पानी महंगो है, यानी आज तो इतने संसाधन हो गए इसलिए पानी की उपलब्धता है। हमारे जो वडेरे लोग थे, पूर्वज लोग थे, उन्होंने पानी के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो यहाँ पर पानी की कमी थी और खून सस्ता था। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए और प्राणों को आहुति दे दिया करते थे, खून की नदियां बहा दिया करते थे। एक वो आपने कहावत सुनी होगी कि माना जरा सा पानी कम है, माना जरा सा पानी कम है इस राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी ने। कि भाई हमें आवश्यकता थोड़ी थी मुगलों को इस प्रकार से धूल चटाने की, महाराणा प्रताप को इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि हमारे इस प्रदेश में पानी की कमी थी, इसीलिए हमारी माटी को किसकी आवश्यकता थी, बाहरी आक्रांताओं के खून की आवश्यकता थी। तो निश्चित तौर से आगे की जब हम बातें करें, क्योंकि हम सभी जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान प्रदेश के जुड़े हुए हैं, और राजस्थान प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित तौर से अपने पूर्वजों की तरह बहादुर प्रवृत्ति के लोग हैं। आगे देखें तो देखो 5,920 किलोमीटर राजस्थान की संपूर्ण जो सीमा है इसकी लंबाई है। तो निश्चित तौर से जलीय सीमा है नहीं, जलीय सीमा नहीं है, लेकिन आपको एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह। आपको जलीय मार्ग से अगर किसी भी प्रकार की वस्तु मंगानी है तो आप कहाँ मंगाएंगे, भी पानी की तो व्यवस्था है नहीं, जलीय जहाज कहाँ से आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है हमारे राजस्थान का, गुजरात का या पंजाब का, हरियाणा का सबसे निकटतम जो बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह। दोस्तों कांडला बंदरगाह एक जवारीय बंदरगाह है। कांडला जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कच्छ की खाड़ी गुजरात में ये बंदरगाह स्थित है। निश्चित तौर से अगर हम बात करें स्थलीय सीमा के बारे में तो मैंने बताई है 5,920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। इसके बाद में देखें तो देखो दो प्रकार की, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। आपको ध्यान में रखना है दो देशों के बीच में लगने वाली जो सीमा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दो राज्यों के बीच में लगने वाली जो सीमा है उसे अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मैं यहां लिख रहा हूं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसके बारे में अगर देखें तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1000, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, 1070 किलोमीटर। दोस्तों कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। दोस्तों कुछ जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूं
कि भारत के संदर्भ में इसकी जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है। मैंने आपको बताया नए जो आंकड़े हैं 3,332 किलोमीटर। अगर पुराने आंकड़ों के बारे में बात करें तो 3,310 किलोमीटर। इसमें से ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर संयुक्त हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है 1216 किलोमीटर। फिर अगर हमारे 5 नदियों की भूमि, पंजाब की भूमि, गुरु नानक की भूमि, इसके बारे में अगर बात करें तो यह है 514 किलोमीटर पंजाब का क्षेत्र। और आपने प्यारे राजस्थान की बात करा तो वह है 1070 किलोमीटर, यह है 1070 किलोमीटर। फिर गुजरात की बात करा तो आ है 510 किलोमीटर। और आपा जोड़ से तो आपने ये जो दूरी है ये दूरी होगी आपके 3,310 किलोमीटर। नए आंकड़ों के अनुसार 3,323 किलोमीटर। तो निश्चित तौर से इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1070 किलोमीटर देख ली। अब 2920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर निकालें तो आपको ध्यान में रखना है 4,850 किलोमीटर की जो दूरी है वो स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा पर आप आसानी से घूम सकते हो। और यहां पर थोड़ी आपको परेशानी महसूस होगी। किस प्रकार से? इस रेखा पर कौन कौन से जिले अवस्थित है, इस रेखा पर कौन कौन से जिले अवस्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है पहला जो जिला है वो श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। पहला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बाद में आता है बीकानेर। कौन सा जिला आता है? बीकानेर। निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना जिला कौन सा? बीकानेर। जिला कौन सा? बीकानेर। अब बीकानेर के बाद में अगर देखें तो जैसलमेर। बीकानेर के बाद में अगर देखें तो जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में अगर देखें तो ये आता है बाड़मेर। जैसलमेर के बाद अगर देखें तो ये कौन सा आता है? बाड़मेर। दोस्तों एक बार मैं आपको इस मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कौन कौन से जिले कहां कहां पर है। ये जो प्रदेश है यहां पर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ये जिला है गंगानगर। ये लिख दिया गंगा कि गंगानगर जिले का नामकरण, अभी मैंने आपको बताया गंगानगर जिले का जो नामकरण है वो बीकानेर के यशस्वी जो प्रतापी राजा थे जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ है जिन्हें हम गंगा सिंह जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। इसीलिए उन्हीं के नामकरण पर गंगानगर का नाम रखा गया था। उनके बारे में कहा गया है कि राज भी देखे महाराज भी देखे पर राज ने देखा बीके गंग जैसा। कि बीकानेर के राजा गंगा सिंह जैसा राज नहीं देखा। राजा तो बहुत देखे लेकिन उन जैसा प्रतापी और जनता के दिलों में राज करने वाला राजा आज तक हमने नहीं देखा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हमने लिख दिया है। दोस्तों अगर हम अंतरराज्य जो दो राज्यों के बीच में सीमा है उसके बारे में अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, अभी मैं यहां पर बता देता हूं, नॉर्मली आपको बता देता हूं कि 4,850 किलोमीटर की दूरी है। 4,850 किलोमीटर में सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम पंजाब के बारे में। पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा है। फोजिलका और मुक्तसर दो जिले लगते हैं। फोजिलका और मुक्तसर दो जिले लगते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके हरियाणा, हरियाणा की 1262 किलोमीटर। उसके बाद में पढ़ेंगे यूपी 877 किलोमीटर। उसके बाद में पढ़ेंगे हम आपके मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। दोस्तों अग्निवीर बनने के लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ पार करनी पड़ेगी। और आपको अगर ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर या आर्मी की जो दौड़ होती है वो 1600 मीटर की निश्चित तौर से। उसके बाद में गुजरात की आपको ध्यान में रखना है 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1022 किलोमीटर निश्चित तौर से हम पढ़ते हैं और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी और मैं अलग से एक सारणी बनाकर आपको दोबारा से मैं निश्चित तौर से बताऊंगा। तो मैं आपको रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में कुछ चर्चाएं हैं वो बताते हैं। तो देखो रेडक्लिफ रेखा के बारे में कौन कौन सी जो चर्चाएं हैं वो हम आगे की चर्चाओं में बातें करते हैं। तो देखो ये मैं एक बार इनको मिटा देता हूं क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हमने अभी बात की थी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर की जो दूरी है
वो रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित है। कौन सी रेखा पर अवस्थित है? रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित है। दोस्तों देखें, यहां पर गंगानगर जिला, कौन सा जिला? गंगानगर जिला। अब गंगानगर जिला, यहां पर बीकानेर जिला, बीकानेर जिला, यहां पर जैसलमेर जिला, यहां पर है बाड़मेर जिला। ये 4 जिले रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित है। 4 जिले रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित है। दोस्तों बीकानेर की जो स्थापना है वो राव बीकाने की थी सन 1488 में, विक्रम संवत के अंदर। आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में एक कहावत भी कही गई है, और वो कहावत क्या है कि सन 1545 सूत बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर, कि थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जो भूमि है, जो जिले हैं, वो रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित है। सभी विद्यार्थी इस तरफ ध्यान देंगे कि रेड क्लिफ रेखा मैंने आपको बताई थी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अब ये जो 1070 किलोमीटर है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा श्री गंगानगर जिले का एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं हिंदुमल कोट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? हिंदुमल कोट। और ये जो हिंदुमल कोट है, आपको ध्यान में रखना है, गंगानगर का हिंदुमल कोट आजादी के समय एक बहुत बड़ा कस्बा हुआ करता था। और ये जो कस्बा है, ये आजादी के समय कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और आंतरिक अशांति की वजह से कुछ लोग हिंदुस्तान के आंतरिक भागों में चले गए। आज ये एक छोटा सा कस्बा है हिंदुमल कोट। इस हिंदुमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर का एक क्षेत्र है साहागढ़, और साहागढ़ के पास में आपको ध्यान में रखना है बाखासर गांव। कौन सा गांव? बाखासर गांव। बाखासर, या इस गांव का नाम आता है भलगांव। बाखासर गांव या भलगांव के बारे में जानने को मिलता है। दोस्तों 1070 किलोमीटर, मैं आपको बताऊंगा 210 किलोमीटर ये गंगानगर के साथ में सीमा बनाती है, 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ में सीमा बनाती है, 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ में सीमा बनाती है, और 228 किलोमीटर बाड़मेर के साथ में सीमा बनाती है। आपको ध्यान में रखना है, निश्चित तौर से जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये जो दूरी है वो 1070 किलोमीटर होगी। कितने किलोमीटर होगी? 1070 किलोमीटर होगी। देखो इसके बाद में अगर हम देखें तो निश्चित तौर से ये जो दूरी है रेड क्लिफ रेखा है। अब रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस बाखासर के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि सन 1962 का जो युद्ध था, सन 1962 का जो युद्ध था, इस युद्ध के समय हमारे देश में इस प्रकार की विकट परिस्थितियां थी। इन परिस्थितियों में देश के जवानों के लिए हथियारों की तो दूर की बात है, हम भोजन भी पूर्णतः उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। और पाकिस्तान ने अचानक तरीके से हमारी इस प्यारी भूमि हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। उसी समय जम्मू कश्मीर में हमारी सेनाएं उनसे युद्ध कर रही थी। बाड़मेर में जो सेनाएं बैठी थी उनको सुदूर रेतीले धोरे होने की वजह से, परिवहन का पर्याप्त साधन न होने की वजह से भोजन नहीं पहुंचाया जा रहा था। दोस्तों ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन बातों से बाड़मेर के बाखासर गांव का संबंध है। किस प्रकार से है? बाड़मेर में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बलवंत सिंह। क्या नाम था? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह जी का ननिहाल जो था वो उमरकोट सोडा, जो राजपूत परिवार में उनका ननिहाल था। और आजादी से पहले वो ननिहाल जाया आया करते थे। निश्चित तौर से उनको मार्गों के बारे में पता था। जब हमारा देश आजाद हुआ, दोनों मुल्क अलग अलग बने, तो कुछ वहां के जो लुटेरे थे वो हमारे हिंदुस्तान के बाड़मेर क्षेत्र में आते और हमारी गायें हैं, हमारा जो धन संपदा है वो लूट कर चले जाते। बलवंत सिंह जी युवावस्था में थे, उन्होंने एक टोली बनाई और निश्चित तौर से आने वाले जो लुटेरे थे उनको बड़ी शिकस्त दी, उनके साथ में युद्ध किया और पाकिस्तान की तरफ जाते वहां से कुछ लूट के ले आते और धीरे धीरे ये वहां के बड़े डॉन बन गए। और आजादी के बाद में भारत सरकार को उनके ऊपर कुछ निश्चित राशि रखनी पड़ी कि कोई भी व्यक्ति बलवंत सिंह जी को पकड़ाता है तो उसको ये इनाम दिया जाएगा। बात हम ये कर रहे हैं कि सन 1965 के समय बाड़मेर की सीमा पर जो हमारे आर्मी के जवान थे उनके पास में भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, परिवहन की साधन नहीं थे। हम जम्मू कश्मीर की तरफ सैनिक सहायता पहुंचा रहे थे। उस समय
बलवंत सिंह बाखासर ने बाड़मेर के सभी आसपास के गांवों में घोषणा करवाई कि सभी व्यक्ति अपने घरों में 2-2, 4-4, 5-5 रोटियां ज्यादा बनाएंगे, सब्जियां ज्यादा बनाएंगे, दूध दही ज्यादा रखेंगे, और निश्चित तौर से गांव में एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि आपके गांव से इतना भोजन सामग्री पहुंचनी चाहिए, और ऊंटों के ऊपर बड़े बड़े लादे लाद कर सेना के लिए भोजन पहुंचाने लगे। ब्रिगेडियर साहब को पता चला कि कोई साधारण आदमी की तो काम नहीं है, निश्चित तौर से ये कोई बड़ा आदमी होगा, बुद्धिमान आदमी होगा। तब उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ये काम कौन कर रहा है, तो लोगों ने बताया कि बलवंत सिंह जी बाखासर कर रहे हैं। बलवंत सिंह जी बाखासर एक अपराधी के तौर से जाने जाते थे। ब्रिगेडियर साहब ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि हम अगर पाकिस्तान से युद्ध जीतना चाहते हैं या जीतेंगे तो केवल बलवंत सिंह जी के बलबूते जीतेंगे, इनको हर मार्ग के बारे में पता है, हम पाकिस्तान की जिस पोस्ट पे हमला करना चाह रहे हैं उसके मार्ग के बारे में हमें पता नहीं है, अगर आप कहते हो तो बलवंत सिंह जी को साथ लेकर युद्ध लड़ा जाए। विकट परिस्थितियां थी, देश भूमि की, देश पे मर मिटने की बात थी। बलवंत सिंह जी को कहा गया तो उन्होंने तत्परता के साथ में ब्रिगेडियर साहब के साथ गए और दो तरीके से पूरी प्लानिंग तैयार की, दो सेनाओं में विभाजित किया, दो टुकड़ियां अलग अलग गई और बलवंत सिंह जी और ब्रिगेडियर साहब दोनों उस पोस्ट पे आक्रमण करते हैं। लेकिन बलवंत सिंह जी तीव्रगामी व्यक्ति थे, हर मार्ग के बारे में जानते थे और ब्रिगेडियर साहब से पहले पहुंचते हैं और उस पाकिस्तानी जो घुसपैठिए लोग थे उनकी पोस्ट को नस्ते नाबूद करते हैं और हंसते हंसते इस माँ भारती के लिए शहीद हो जाते हैं। एक अपराधी की आपने कहावत सुनी होगी कि मन तेरा साफ है तो, मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी, यानी अगर मन तेरा साफ है तो किसी भी प्रकार के तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। कितने भी प्रकार के अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो आप निश्चित तौर से अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकते हो। तो हम बात की थी बलवंत सिंह जी की, तो आपको ध्यान में रखना ये बाखासर वही गांव है जो बलवंत सिंह जी वाला गांव था, बलवंत सिंह जी बाखासर। देखो कि कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी, मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने सीमाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब देखो कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से पूछी जाती है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले या रेड क्लिफ रेखा के बारे में अगर पढ़े तो मैं निश्चित तौर से आपको बताता हूं रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण है वो रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण सर साइमन रेड क्लिफ ने, किसने किया था दोस्तों? सर साइमन रेड क्लिफ ने। आपको ध्यान में रखना है कि सर साइमन रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया। सर साइमन रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया। कौन कौन से देशों के बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोस्तों कौन कौन से देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद में अगर हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है इस रेखा का निर्धारण कब किया गया है। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। आपको ध्यान में रखना है सर रेड क्लिफ ने जब विभाजन किया तो 80:20, 80% संसाधन भारत के पास में और 20% संसाधन जम्मू पाकिस्तान के पास में गए। और आपको ध्यान में रखना है हमने अपनी जो गुप्तचर संस्था थी उसका एक कागज तक हमने पाकिस्तान को नहीं दिया। अगर वो दे देते तो आज हमारे देश के सामने बहुत विकट परिस्थितियां होती। हमने 80:20 का समझौता किया लेकिन गुप्तचर विभाग से किसी भी प्रकार के कागजात नहीं दिए। निश्चित तौर से आपको ध्यान में रखना है 17 अगस्त 1947 को सर साइमन रेड क्लिफ ने भारत के संदर्भ में, आपको ध्यान में रखना है नए आंकड़ों के अनुसार 3,300, आपको ध्यान में रखना है 3,323 किलोमीटर, और पुराने अगर आंकड़े देखें तो 3,310 किलोमीटर इसकी क्या है? सीमा है। भारत के राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो अभी मैंने आपको भारत के संदर्भ में 1216 किलोमीटर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, 514 किलोमीटर पंजाब की, 1070 किलोमीटर आपने राजस्थान की, और उसके बाद में 510 किलोमीटर गुजरात की। इसके बाद में अगर देखें तो ये हमने देख लिया कि कितने कितने किलोमीटर सीमा है, किस देश के साथ में लगती है, कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं। तो अब देखें, अब राजस्थान की जो तहसीलें हैं,
कौन कौन सी तहसीलें लगती है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की जो तहसीलें हैं, राजस्थान की जो तहसीलें हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेंगे। राजस्थान की जो तहसीलें हैं उनमें पहली आता है गंगानगर जिले की, गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील, रायसी नगर, अनूपगढ़, गरसाना। गंगानगर जिले की रायसी नगर, अनूपगढ़, गरसाना, ये जो क्षेत्र है, ये तहसीलें हैं, ये बीकानेर पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। बीकानेर की आपको ध्यान में रखना है खाजवाड़ा, बीकानेर की खाजवाड़ा और कोलाई तहसील, ये पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है। जैसलमेर की पोकरण और जैसलमेर, जैसलमेर की पोकरण और जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है। और आपको अगर बाड़मेर की पूछे तो आपको ध्यान में रखना है शिव, रामसर, चौहटन, शिव, रामसर और चौहटन जो तहसीलें हैं वो किसके साथ में सीमा बनाती है, तो वो बनाती है पाकिस्तान के साथ में सीमा। दोस्तों इसके बाद में कई बार हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं। यहां पर हमारे काफी कुछ चीजें हमने लिखी है, तो निश्चित तौर से मैं आपको एक बार बता देता हूं ये मिटा के कि कौन कौन सी जो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से पाकिस्तान के जो जिले हैं या पाकिस्तान के कौन कौन से जो प्रांत हैं वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो निश्चित तौर से आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यहां पर जो बिंदु है मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के दो प्रांत, एक प्रांत है पंजाब प्रांत तो दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत। एक प्रांत है पंजाब प्रांत तो दूसरा है सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के जिलों के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, एक जिला आता है बहावलपुर, बहावलपुर, दूसरा जिला आता है बहावल नगर, तीसरा आता है रहीम यार खां, तीसरा कौन सा आता है रहीम यार खां। चौथा जो जिला आता है बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर, संगर, संगर, खेरपुर, उमरकोट, थारपारकर। दोस्तों ये जो थारपारकर है, ये थारपारकर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, थारपारकर एक गाय की नस्ल भी है और राजस्थान में सर्वाधिक जो गाय की नस्ल थारपारकर नस्ल की गाय की खरीद फिरोद होती है वो मलिनाथ जी पशु मेले के अंदर होती है। मलिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है और मलिनाथ जी पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और भारत का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो सोनपुर बिहार के अंदर भरता है। दोस्तों जो मलिनाथ जी पशु मेला है आपको ध्यान में रखना है, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का आय व प्राचीनता की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण मेला भी कौन सा है, ये मलिनाथ जी पशु मेला है। पहले अगर विषय के अंदर देखें तो आपके नागौर का जो मेला था वो आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन अब की बार करंट के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो मलिनाथ जी पशु मेला है वो निश्चित तौर से आपका आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेला बन गया है। मलिनाथ जी जो महाराज थे मालानी क्षेत्र के, उनकी वहां पर मंदिर है, लोक देवता है। निश्चित तौर से आगे अब जब बात करें, देखो बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खां, इस प्रकार से याद होने चाहिए। राजस्थान की ज्योग्राफी हो, विश्व की ज्योग्राफी हो या किसी भी प्रकार की ज्योग्राफी का विषय है, ज्योग्राफी रटने का विषय नहीं है। निश्चित तौर से आपको मैप के आधार पर पूरी की पूरी क्लास है आपको सभी विद्यार्थियों को निश्चित तौर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े, आप याद किस प्रकार से करना है दोस्तों, रटना नहीं होता है ज्योग्राफी को। देखो बहावलपुर, बहावल नगर, दो प्रांत बताए, पंजाब प्रांत व सिंध प्रांत। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर, संगर, खेरपुर और उमरकोट, ये जो प्रदेश है पाकिस्तान के, ये राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। मैंने आपको बताया राजस्थान की कौन कौन सी तहसीलें, तो राजस्थान की आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान की तहसीलें कौन कौन सी है। गंगानगर जिला, गंगानगर जिले की गंगानगर, अनूपगढ़, रायसी नगर, गढ़साना, ये जो तहसीलें हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। बीकानेर की खाजवाड़ा, कोलाइत, खाजवाड़ा और कोलाइत। दोस्तों ध्यान में रखना है कोलाइत
झील भी है जहां दीपदान की प्रथा प्रचलित है। कपिल मुनि ने अपनी माता के मोक्ष के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में अगर देखें जैसलमेर, जैसलमेर की दो तहसीलें, जैसलमेर की दो तहसीलें कौन कौन सी, पोखरण और जैसलमेर। पोखरण कौन सा, जो परमाणु परीक्षण हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मैंने कोट बताया था आपको, उन्हीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। उसके बाद में हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर की आपको ध्यान में रखना है शिव रामसर चौहटन, शिव रामसर और चौहटन जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, निश्चित तौर से हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो बिंदु है उनके बारे में चर्चाएं की जाती है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो आपको निश्चित तौर से आंख बंद करके बता देना है कि जैसलमेर की सीमा है वो सबसे ज्यादा लगती है। जैसाण जो दुर्ग है, जैसलमेर की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा लगती है 464 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 464। अब आपको पूछ ले सबसे कम कहां की लगती है, तो निश्चित तौर से पता रखना है बीकानेर की। कौन से प्रदेश की, बीकाना प्रदेश की रखनी है, तो बीकानेर की 168 किलोमीटर। दो तथ्य तैयार हो गए। अब देखो आपको ध्यान में रखना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो जैसलमेर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो श्री गंगानगर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा श्री गंगानगर। दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से अगर हम देखें तो देखो बीकानेर हमने देख लिया है, श्री गंगानगर हमने देख लिया, जैसलमेर देख लिया, बाड़मेर। अब देखो कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सबसे निकट है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सबसे निकट है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का जो सबसे निकटतम शहर है वो है आपके गंगानगर, सबसे निकटतम शहर है गंगानगर। और सबसे दूर शहरों की श्रेणी में आता है बीकानेर, सबसे दूर शहरों की श्रेणी में कौन सा आता है, बीकानेर। दोस्तों इसके बाद में अगर देखें तो इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपको निश्चित तौर से पता रखना है कि राजस्थान का रेड क्लिफ रेखा पर अवस्थित जिलों की अगर नहीं बात करें और राजस्थान का कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से या पाकिस्तान से सबसे दूर स्थित है या सबसे नजदीक स्थित है जो रेड क्लिफ रेखा पर नहीं होना चाहिए, तो देखो सबसे नजदीक तो है जालोर शहर। जालोर सूकड़ी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम देखें तो राजस्थान का सबसे नजदीक मैंने बताया आपको जालोर, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे जो दूर है वो है धौलपुर। सबसे दूर कौन सा है, धौलपुर। दोस्तों निश्चित तौर से आपको पता होगा कि कौन कौन से विषय वस्तुओं के बारे में हमने चर्चाएं की है। तो इन विषय वस्तुओं के बारे में अगर देखें तो हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, रेड क्लिफ रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आगे की जो हमारी कक्षाएं होगी उनमें हम राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अंतरराज्यीय सीमाओं में कौन कौन सी पढ़ेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा। मैं आपको बताऊंगा पंजाब की प्रसिद्ध है FM फोजिल्का और मुक्तसर। उसके बाद में हरियाणा की पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे और आपके गुजरात की पढ़ेंगे। तो आज हम जिन विषय वस्तुओं के बारे में चर्चाएं की है निश्चित तौर से आपको समझ में आई होगी और आगामी जितनी भी कक्षाएं हैं हम आपके निश्चित तौर से क्रमबद्ध तरीके से आगे जो कक्षाएं हैं वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ धन्यवाद। बाकी